जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं और भारत के संविधान के अंतर्गत हम लोग भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा था। आज कुछ बची हुई महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। देखिए, पहले भी ये बता चुके हैं, भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आपको भारत का संविधान समझ में आएगा। आगे कोई नया टॉपिक आएगा तो आपको यही पता नहीं है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है ना। तो अभी से आप सोच लीजिए कि भारत के संविधान को अगर आपको पढ़ना है तो उसकी विशेषताओं, जो भी चीज आती है भारत के संविधान से संबंधित कुछ भी चीज आए, आप उसको डीप में जाकर पढ़िए, तभी आपको आगे समझ में आएगी। चलिए देखते हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य नाम से ही आता है कर्तव्य। देखिए, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति हो, उसका अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक कर्तव्य होता है। जैसे कि आप लाइफ से ही ले लीजिए, आपकी जब लाइफ शुरू हुई, देखिए आप खुद अपनी लाइफ से ले लीजिए, आपका जब जन्म हुआ तो आपके माता पिता हैं, माता पिता का आपके प्रति क्या कर्तव्य था कि आपका भरण पोषण किया, उन्होंने आपको बड़ा किया है, आपकी जॉब लगाने के लिए आपको पैसा दिया, पढ़ाई करवाई। मतलब हर एक माँ बाप का कर्तव्य क्या है, आपका भरण पोषण करना, आपकी जरूरत जो चीजें हैं उनको देना। इसी के चलते चलते जब समय गुजरता है तो आपका भी इन माता पिता के प्रति एक कर्तव्य होता है कि जब ये बूढ़े हो जाएं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि इनकी सेवा करना है, इनको जो भी जरूरत पड़े आप इनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये क्या है, कर्तव्य है। इसी प्रकार आप स्टूडेंट और टीचर में चले जाएं, कोई भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, स्टूडेंट का क्या है कि आप जो टीचर पढ़ाते हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए। इसी प्रकार टीचर का एक स्वभाव होता है कि अपने जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको सही ढंग से पढ़ाएं, समय से पढ़ाएं, है ना। या इसके अलावा उनको रिस्पेक्ट देना या रिस्पेक्ट लेना, हर चीज सिखाएं। तो ये मतलब कोई भी व्यक्ति है या फिर आप जॉब करते हैं तो जॉब का आपका कर्तव्य है कि जो आपको काम मिला वो उसको आप सही ढंग से करिए। तो कोई भी चीज हो, हर कोई भी व्यक्ति हो, किसी ना किसी का कर्तव्य होता है। इसी प्रकार भारत के संविधान ने भी भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य से बांधा है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के कोई ना कोई कर्तव्य है। जैसे कि हम हैं, आप हैं, सभी लोगों को देश ने मौलिक अधिकार दिए कि आपके साथ अगर किसी भी तरह का आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप उसके खिलाफ, उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। उसी प्रकार जब देश आपको इतनी चीजें दे रहा है तो आप भी देश को कुछ दीजिए, इसके लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो असलियत में जान लीजिए कि भारत के संविधान में, भारत के मूल संविधान में जो 1946 से बनकर के 1950 में जो तैयार हुआ था, पूरे संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। समय गुजरा, 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो आपातकाल के दौरान यह महसूस हुआ कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का होना बहुत जरूरी है। भारत के नागरिकों के साथ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं। चलिए, भारत के संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। सभी मौलिक कर्तव्य 51 काम है ना। तो भारत के संविधान के भाग 4 काम, तो क्वेश्चन आ सकता है मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो 4 काम है या फिर अनुच्छेद 51 काम। अगला नेक्स्ट देखते हैं, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, पहले बता चुके हैं, है ना। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर आपातकालीन के दौरान 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगर आपको भारतीय संविधान में होने वाले सभी संशोधनों के बारे में देखना है तो सबसे पहले आप देखिए 42वें संविधान संशोधन, क्योंकि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है। इसी को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इतना ज्यादा संशोधन हुआ है कि भारत के बहुत बड़े संविधान को इसने क्या कर दिया था, संशोधित किया था। इसी दौरान संशोधित हुआ था क्या, मौलिक कर्तव्यों का। तो 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा
किस समिति द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, है ना। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इस समिति ने अपनी सिफारिश के दौरान 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कहा था, मगर जब 42वें संविधान संशोधन हुआ तो उस समय 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। मतलब कि 1976 में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी? 8। देखिए यहां समझने वाली बात है, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी? 8। कितने जोड़े गए थे? 10। अब चीज आती है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में आज 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये 10 से 11 कैसे हुए, तो इसको भी देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना और प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। ये आपका मौलिक कर्तव्य का एक टॉपिक है, छोटा सा, बाद में वृहद रूप से पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो सीधा समझिए आप, एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ये माता पिता का कर्तव्य है। इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य का तात्पर्य इससे है कि अगर आप देश में रह रहे हैं तो आपका राष्ट्रीय ध्वज, है ना, आपका राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, जितने भी आपके ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय प्रतीक है, इसके अलावा आपके जितने भी विचार हैं, इसके अलावा पर्यावरण है, बच्चे हैं, मतलब कई देश की एकता, अखंडता, सभी, मतलब भारत को एकता में बांधने के लिए, एक ही माला में बांधने के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और उसका प्रभाव यह भी है कि बहुत से लोग इस मौलिक कर्तव्य को मानते भी हैं और मानना जरूरी भी है। तो अभी हमने भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता को देखा था। चलिए नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, सार्वभौम वैश्य मताधिकार। देखिए इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह जाते हैं, 5-6 दोस्त हैं, सभी लोगों को चाय पूछी गई, आपसे चाय नहीं पूछी गई, तो सीधा है कि आपको बुरा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन करेगा कि आप वहां से चले जाएं, है ना। या फिर कोई और कंडीशन आप देख लीजिए कि जहां पर 5-6 लोग हैं, किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जा रहा है, सभी व्यक्तियों को सम्मान किया जा रहा है, तो सीधी बात है कि आपको वहां पर बुरा लगेगा। यही बात हमारे भारतीय संविधान में कहा गया था कि यहां पर प्रत्येक भारतीय को सम्मान मिलना चाहिए, प्रत्येक भारतीय को यह एक दर्जा मिलना चाहिए कि वह अपने प्रशासन करने वाले व्यक्तियों को खुद अपने हाथों से चुने, उसको इतना अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि हमने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनने के लिए सार्वभौम वैश्य मताधिकार का अधिकार दिया। तो देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान प्रत्येक वैश्य मताधिकार देने का अधिकार प्रदान करता है। सीधी बात समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो कि 18 साल से अधिक है, तो उसको अपना विधायक, अपना संसद चुनने का पूर्णतः अधिकार है। तो देखिए, इसलिए भारतीय संविधान द्वारा राज्य की विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार इन्हीं लोगों को मिलता है। इन्हीं लोगों का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो 18 साल से अधिक हो, बस भारतीय हो, दिवालिया, पागल ये नहीं हो, तो उनको वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, संविधान लागू होने के समय, देखिए जब देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय यह वैश्य मताधिकार की जो उम्र थी वो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी जब देश आजाद हुआ। आगे समय गुजरा तो 61वें संविधान संशोधन 1989 को मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह माना गया है कि 18 वर्ष की उम्र में व्यक्ति का मानसिक विकास हो जाता है, वह अपने प्रशासन करने वाले व्यक्ति को चुन सकता है, कौन सही है कौन गलत है इसका चुनाव कर सकता है। इसलिए भारतीय संविधान ने
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। पहले इसकी उम्र 21 वर्ष थी। इसके पहले अगर हम देखें, जब देश आजाद नहीं हुआ था, या फिर कई देशों में देखें जिनके पास संपत्ति होती थी उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। तो देखिए, इस भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता का तात्पर्य यह है कि जब आपने चुनाव देखे होंगे, चुनाव के समय विधायक सांसद लोग आते हैं, घर घर जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों के घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं कि आप हमें जितवाएं, है ना। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान की इतनी अच्छी विशेषता है कि जब वोट का समय आता है, जब निर्वाचन का समय आता है, तो हर एक व्यक्ति का महत्व बराबर हो जाता है। चाहे वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, जो कि विश्व का सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं, चाहे एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास दिन भर काम करने के बाद खाने के लिए पैसा आता हो। तो भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो कि आपको किसी और देश में देखने को बहुत कम मिलती है, भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। तो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है सर्वभौम मताधिकार। इसमें सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए एक अपने ही दिमाग में आने वाले क्वेश्चन है, बेस्ट मताधिकार क्यों जरूरी है। अभी हम वही बता रहे थे क्यों जरूरी है। देखिए, आम जनता को स्वाभिमान में वृद्धि करने व समानता के सिद्धांत को लागू करने, अल्पसंख्यक व वंचितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको जोड़ा गया है, जो कि अभी मैं बता रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पंथ निरपेक्ष व धर्मनिरपेक्ष, वैसे तो दोनों शब्दों का जो इंग्लिश वर्ड से वो क्या है, सेकुलर, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा बड़े ढंग से पढ़ेंगे तो दोनों शब्दों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष वैसे तो साधारणतः लोग एक ही शब्दों अर्थ में ट्रीट करते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का अर्थ बहुत अलग है। बाद में जब इसको हम पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे, जब हम उद्देश्य का पढ़ेंगे, इसकी विशेषता पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। अब इतना जानिए कि असलियत में विशेषता में क्या कहा गया है। तो देखिए, भारत एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य के मूल संविधान में, भारत के संविधान में कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं था। तो देखिए, असलियत में यह जान लीजिए, जब देश में संविधान बन रहा था तो उस समय भारतीय संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष व पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा नहीं गया था। भारतीय संविधान में कहीं पर भी पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। तो ये मत मानिए कि क्या उस समय हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था, उनमें ऐसी कुछ चीजों को जोड़ा गया था, लेकिन सीधे सीधे शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देश्य में जोड़ा गया है। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका अर्थ है भारत अपना कोई भी धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई भी विशेष धर्म नहीं है। भारतीय संविधान किसी एक विशेष धर्म को नहीं मानेगा, किसी भी एक विशेष धर्म को भारत नहीं मानेगा। तो देखिए, जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी हिंदू की है। 100% आबादी में मतलब 80% आबादी हिंदुओं की है। फिर भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि हमारे संविधान में पहले से ही कहा गया था हमारा भारत एक कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब किसी भी एक विशेष धर्म को नहीं मानेगा कि हमारा ये राष्ट्र है। जैसे कि हमारे देश में मुसलमानों की संख्या 14% है, लेकिन फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक हाँ है। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं क्या मुसलमानों के लिए भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भारत में हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी धर्म के व्यक्तियों को यहाँ जीने का, रहने का पूर्णतः अधिकार है। देखिए, भारत के संविधान में ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, यह किसी भी देश के संविधान में आपको देखने को कभी चीज मिलेगी, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष जो चीज है वह एक सकारात्मक चीज है। क्योंकि हमारे देश में किसी भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति आकर रह सकता है, उसको पूर्णतः वही अधिकार मिलेंगे जो दूसरे धर्म के व्यक्तियों को मिलेंगे।
जैसे पाकिस्तान है, वो सीधा सीधा कहता है कि हम एक मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लाम वाले हैं, मुस्लिम राष्ट्र है। तो वहां पर हिंदुओं को या किसी भी दूसरे धर्म को वह चीज नहीं मिलेगी जो हमारे देश में हर धर्म के व्यक्तियों को मिलती है। तो यह भारतीय संविधान में एक सकारात्मक चीज है, ना कि यह एक नकारात्मक चीज है भारतीय संविधान में। वैसे भी भारतीय संविधान में हम लोग देखते हैं कि भले ही मूल संविधान में इस चीज को नहीं जोड़ा गया था। ध्यान से सुनिए, भारत का जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, मगर भारतीय संविधान के मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकार में बहुत सी ऐसी चीजें जोड़ी गई थी जिससे कि साबित होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जैसे कि अनुच्छेद नंबर 25 देखिए, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को देखता है, जिसमें से ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, विचरण कर सकता है, उसको मान सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रबंधन कर सकता है। इसके अलावा अगर आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में यह भी कहा गया था अनुच्छेद नंबर 27 में कि कोई भी व्यक्ति हो वह विशेष किसी विशेष धर्म के लिए करों के द्वारा उगाही नहीं की जाएगी। मान लीजिए कोई मंदिर या मस्जिद बननी है तो सभी व्यक्तियों से मंदिर मस्जिद बनने के लिए सरकार पैसे वसूल नहीं कर सकती है। इसके अलावा एक चीज और नई देखने को मिलती है कि किसी भी सरकारी संस्था में किसी विशेष धर्म को निर्देश नहीं दिए जा सकते, किसी विशेष धर्म के निर्देश नहीं दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भारतीय संविधान में इन सभी चीजों को जोड़ा गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान अनुच्छेद नंबर 44 कहता है कि सिविल सहायता सभी नागरिकों को बराबर माना जाएगा, समान नागरिक सहायता। इसके अलावा भारतीय संविधान को अगर हम और गहराई से पढ़ेंगे तो अनुच्छेद नंबर 14 समानता का अधिकार कहता है कि किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सभी को बराबर माना जाएगा। अनुच्छेद नंबर 15 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो उनको अवसर की समानता मिलेगी, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मूल वंश का हो, किसी भी स्थान का हो, सभी को बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो वैसे भी भारत के मूल संविधान में इन सभी चीजों को जोड़ा गया था, लेकिन पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द को जोड़ करके भारतीय संविधान में एक और सिला जोड़ दिया गया है कि हमारा देश पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश में किसी भी धर्म को रहने का और जीने का पूर्णतः अधिकार है। यहाँ पर हर एक धर्म का व्यक्ति सुरक्षित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता एकल नागरिकता। देखिए एकल नागरिकता का तात्पर्य दो चीजों से, जैसे कि मान लीजिए मैं भारत का हूं तो एकल नागरिकता से आप इससे मत लीजिए कि क्या एकल नागरिकता का तात्पर्य इससे है कि मैं अगर भारत का हूं तो दूसरे देश की नागरिकता ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। इसका तात्पर्य ऐसी चीज से है कि एक ही राज्य में एक ही देश में आपको दो नागरिकता रखनी पड़ती है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में खुद अमेरिका की नागरिकता के साथ साथ वहां जितनी भी स्टेट है, जितनी भी राज्य है, जैसे कैलिफोर्निया है, हवाई है, अलास्का है, सभी उन राज्यों की भी नागरिकता अलग से रखनी पड़ती है। जैसे कि अमेरिका का मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको यूएसए की नागरिकता तो लेनी ही पड़ेगी कि अमेरिका का नागरिक हो। इसके अलावा उसको कैलिफोर्निया या फिर अलास्का, तो दो नागरिकता रखनी पड़ती है। तो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा मिलने वाला अलग लाभ और देश के द्वारा मिलने वाला अलग लाभ, दोनों लाभ उसको मिलते हैं। और दोनों की नागरिकता दोनों के आधार हर चीज अलग होती है। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान बहुत छोटा है, वो इसलिए संविधान छोटा है क्योंकि इनके स्टेट के भी अपने अपने संविधान है, स्टेट के भी अपने अपने झंडे हैं, स्टेट की हर चीज अपनी अपनी राष्ट्रीय जो स्टेट का पशु होता है ना, सब चीजें अलग अलग कर रखी है। तो भारतीय संविधान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता को अमेरिका से ना लेकर के ब्रिटेन से लिया गया। तो देखिए भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को अपनाता है और अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को नहीं अपनाता है। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, देश की अलग, स्टेट की अलग।
इसके अलावा चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान जो है वो फेडरल है, दोनों लक्षण एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारतीय जो संविधान है वो फेडरल है, लेकिन दोनों लक्षणों को देखता है, जैसे कि एकल और संघीय दोनों लक्षणों को अपने साथ लेकर चलता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा यह चाहती थी कि भारत में कोई भी नागरिक अपने नाम राज्य के नाम से न जानकर बल्कि अपने देश के नाम से जाने। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनकी प्रमुखता थी कि भारत की एक नागरिकता हो। जैसे मान लीजिए मैं कहीं जाऊं और विदेश में जाऊं और वहां मुझसे कोई कहे कहां के हो, तो मैं ये बताऊं कि मैं भारतीय हूं, आई एम इंडियन, है ना। अगर मैं ये बताऊं मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश में कहां का हूं, यहां का हूं, तो अच्छा ये है कि हमें अपने देश का नाम बताना चाहिए, क्योंकि हम विदेश में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के जो निर्माता है उनकी यही प्राथमिकता थी कि वह नागरिकता को क्या माने, केवल एक नागरिकता हो, राज्य की नागरिकता, मतलब भारत की नागरिकता हो, एक राज्य की नागरिकता ना मान करके बल्कि देश की नागरिकता हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकल नागरिकता इंग्लैंड में बल्कि दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। देखिए ये तो सीधा सीधा है कि दोहरी एकल नागरिकता है वो भारत की जो एकल नागरिकता है वह इंग्लैंड से ली गई है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दोहरी नागरिकता अमेरिका। देखिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता मैंने अभी पिछली उसमें ही बताया था कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में हर देश के जो हर एक राज्य है उसके अपने अपने संविधान है, अपने अपने झंडे हैं, तो वह दोनों नागरिकता रखता है ना, प्रत्येक व्यक्ति वहां पे। तो यही अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता, ये छोटी छोटी विशेषताएं हैं, इसको आपको केवल इतनी समझना है। कभी कभी क्वेश्चन सीधे आते हैं, अभी पैट के एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, 4 विशेषता थी, तो आपको ये जानना है कि कौन सी विशेषता नहीं है और कौन सी विशेषता है। तो अच्छा ये है कि अगर आपको विशेषता पता है तो जो विशेषता नहीं है उसको आपको हटा देना है, तो अपने आप ही वो आपका जो विशेषता नहीं है वो आपका अपने आप ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए, स्वतंत्र निकाय। देखिए स्वतंत्र निकाय को अभी समझिए, भारतीय संविधान एक कोई भी सरकार होती है उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जैसे भारतीय संविधान या भारत सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों से भारत की सरकार या भारत का संविधान चलता है। मतलब भारत के संविधान के अनुसार ये 3 महत्वपूर्ण अंग है और तीनों महत्वपूर्ण अंगों से भारत सरकार या भारत देश चल रहा है। कार्यपालिका के अपने काम है, विधायिका के अपने काम है, न्यायपालिका के अपने काम है। तीनों अपने अपने कामों में व्यस्त है, तीनों अपने अपने कामों को करती है। लेकिन समय के साथ क्या होता है, जब चीजें बदलती हैं तो कुछ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार है, आज मोदी सरकार है, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, है ना। तो ये सरकारें क्या होती, बदलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आज 2022 में बीजेपी की सरकार है। अब ये सरकार क्या करे कि यह पूरी तरह से तानाशाह हो जाए, हमारे देश पर पूरी तरह से हर जगह हर एक संस्था पर कब्जा कर ले। तो इसका मतलब यह है कि ये बीजेपी की सरकार आने वाले कई सालों तक, हो सकता है 100 सालों तक नहीं जाएगी। तो यह देश क्या हो जाएगा, एक लोकतांत्रिक देश हट जाएगा और ये तानाशाह देश बन सकता है। तो इसी चीजों को बचाने के लिए, यह स्थिति पहले भी हो सकती थी जब कांग्रेस थी, लेकिन इन्हीं चीजों को बचाने के लिए हमारे देश के संविधान में कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को जोड़ा गया है जो कि इन सभी चीजों से दूर रखे। जैसे कि देखिए भारतीय संविधान में सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। के अलावा कुछ और निकायों की स्थापना की गई है जो कि भारत सरकार के लोकतांत्रिक स्तंभ को और मजबूत करता है। कि हाँ, जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है, मान लीजिए जो चुनाव करवाता है, मतलब कि एक ऑफिस है जिसको हम कहते हैं चुनाव आयोग, जो है मान लीजिए चुनाव आयोग है। यह मोदी से लेकर के योगी से लेकर के जितने भी प्रधान है सभी लोगों का यह चुनाव करवाते हैं, चुनाव हो गया, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए चुनाव आयोग है, मोदी जी ने इन पर अपने व्यक्ति बिठा दिए, तो अब जब भी चुनाव होगा तो मोदी जी को ही हर बार निर्वाचित किया जाएगा। तो यह तो देश को एक तानाशाही के रूप में बनाया जा रहा है। इसलिए भारतीय संविधान ने कुछ ऐसे निकायों को बनाया है जो पूर्णतः स्वतंत्र है, सरकार की उस पर कुछ भी नहीं चलेगी। अगर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, करोड़ों अरबों के घोटाले हो रहे हैं, उनकी जांच कौन करेगा? पता चले कोई करोड़ों के घोटाले हो गए हैं, सरकार ने उसको चुप करवा दिया है, इसका मतलब है कि अब वो ओपन नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या रखा गया है, संस्था रखी गई है, उसको कहते हैं हम
कैग। तो कैग ये बताएगा कि सरकार क्या गलत काम कर रही है, क्या अच्छे काम कर रही है, इतना इसका प्रॉफिट होगा, इतना इसको लॉस होगा। पिछले सरकार से कंपेयर करेगी कि कांग्रेस सरकार ने 1000 करोड़ का जो चीज खरीदी है वो मोदी सरकार 900 करोड़ में खरीद रही है। तो ये भी बता सकती है कि ये सरकार अच्छी है, ये सरकार बेकार है। तो कैग का ये काम मतलब सभी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो कि ओपनली किसी के दबाव में काम नहीं करती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी संस्था है। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस पीसीएस है ना, आईएएस होता है, पीसीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं। इन जो महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो ए ग्रेड की सेवाएं होती है, इन सेवाओं पर किसी भी सरकार का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस बना और वो है जिलाधिकारी रूप में या सचिव के रूप में काम कर रहा है, पता चले सरकार का इतना प्रेशर है कि वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, सरकार हर जगह हस्तक्षेप कर रही है तो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सेवाओं पर सरकार का कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भी क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र आयोग है। इस पर किसी भी सरकार का, किसी भी नेता का कोई भी प्रेशर दबाव नहीं रहता है। यह भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं नियंत्रण एवं महालेखाकार क्या कहते हैं। इस पर किसी भी सरकार का कोई भी प्रेशर नहीं रहता, ये स्वतंत्र है पूर्णतः। इस पर किसकी कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ये सरकार अपने रूप में तानाशाह नहीं है, इसकी भी प्रक्रिया प्रोसेस होती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं राज्य लोक सेवाएं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी में राज्य लोक सेवाओं की स्थापना की जाती है और जो कि पूर्णतः स्वतंत्र होती है। राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। भारत के महान्यायवादी, जो कि महान्यायवादी होते हैं, जो कि डिसीजन वकील होते हैं, इन सब चीजों से बनते हैं। तो भारत, अभी हमने एक और महत्वपूर्ण विशेषता को देखा है जो कि भारतीय संविधान को या फिर किसी भी देश के संविधान को मजबूत स्तंभ प्रदान करेगा। सरकार तानाशाह ना हो, सरकार कई सालों तक अपने आप को जीवित न रखे कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। कोई भी पार्टी अपने आप को बहुत ऊपर ना रखे, इसलिए इन महत्वपूर्ण स्वतंत्र आयोगों को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान की एक और बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण विशेषता आपातकालीन प्रावधान। वैसे तो हमारे देश ने आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से लिया है ना, जर्मनी से हमारे देश ने आपातकालीन प्रावधानों को लिया है। देखिए इसको हम जनरली एक साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बाइक लेने जा रहे हैं, बाइक की कीमत है 1 लाख रुपए, है ना, बस आप लेने ही जा रहे हैं कल परसों। इसी बीच क्या हो जाता है कि आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी के कोई बीमार हो जाता है, पर कोई भी घटना हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि अब अगर आप मानसिक रूप से पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, अगर आप मानसिक रूप से ग्रसित नहीं है, तो आप ये बाइक लेने ना जाकर के जो व्यक्ति बीमार हुआ है उस व्यक्ति की बीमारी पर ध्यान देंगे। अगर वो बाइक आपको आ जाती है बीमारी के बाद तो लेंगे, नहीं आती है तो आप कुछ समय बाद लेंगे। ये अगर आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। लेकिन होता क्या है कि यह आपात क्या है, आपका जो एक्सीडेंट हो गया है, आपके जो घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो एकदम से सभी चीजें कहां केंद्रित हो जाएंगी, आपकी उस समस्या पर। बाइक एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, समस्या क्या हो गई है, आपातकाल, आपके साथ एक्सीडेंट हो गया जो कि बहुत जरूरी है। इसी प्रकार देश में होता है। जैसे हमारा देश एक नॉर्मल साधारणता चल रहा है, नॉर्मल रूप से चल रहा है, लेकिन कभी कोई देश में कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे कि सभी समस्याएं जो नॉर्मल चीजें उनको हटा करके एक समस्याओं पर केंद्रित हो जाता है। जैसे कि अगर आप साधारण रह रहे हैं, कई समस्याएं हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे कि सभी समस्याएं हट करके उसी पर केंद्रित हो जाए, तो उसको कहते हैं आपातकाल चीज, है ना। इसी प्रकार देश हमारा साधारणता चल रहा है, एकदम से पाकिस्तान या एकदम से चीन हमारे देश पर आक्रमण कर दे या फिर युद्ध हो जाए किसी तरह से, तो हमारे देश की सभी समस्याएं एक तरफ हो जाएंगी, महंगाई होगा, बेरोजगारी हुई, सभी समस्याएं साधारण समस्याएं हैं। अभी हम किस समस्या से गुजर रहे हैं, युद्ध की समस्या से। विदेशी शक्तियों के प्रभाव को हमें क्या करना है, रोकना है। तो हमारी जो एक नॉर्मल समस्या है, बेरोजगारी वाली समस्या है, महंगाई वाली समस्या है, इन समस्याओं को हटा करके हमें पहुंचना है कहां पर, एक युद्ध की समस्याओं को रोकना है। तो सभी समस्याओं को हटा दिया जाता है। तो ऐसी ही समस्याएं जब साधारण समस्याओं को हटा करके विशेष समस्या आ जाती है तो उसको कहते हैं हम आपातकालीन समस्या। तो देखिए अब आप समझिए संविधान के अनुसार भारत के संविधान निर्माताओं ने आपातकालीन की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान
में भारत के राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की है। इन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता सुरक्षा है। भारतीय संविधान देश में लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। सीधा सीधा है इसमें कि आपातकालीन का प्रावधान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ही इसको चालू करते हैं या फिर इसको लागू करते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसके साथ साथ सुरक्षा प्रदान करता है। साधारणतः भारतीय संविधान में 3 महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रावधानों को जोड़ा गया था और अभी भी वही 3 आपातकालीन प्रावधान चल रहे हैं। इसके अलावा तीनों आपातकालीन प्रावधानों में एक ऐसा प्रावधान है जो कि संपूर्ण देश में आपातकाल लगा सकता है, पूरे देश का प्रभावित कर सकता है, संपूर्ण भारतवर्ष को प्रभावित कर सकता है। दूसरा ऐसा है जो किसी विशेष राज्य को या विशेष किसी राज्य के किसी हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अलावा तीसरा ऐसा आपातकाल है जो कि वित्त रुपए से संबंधित आपातकाल है, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार उपयोग नहीं किया गया। तो देखिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के 3 महत्वपूर्ण आपातकाल की स्थिति बताई गई है। पहला है अनुच्छेद 352, याद रखना अनुच्छेद 352। क्वेश्चन सीधे से आते हैं। भारतीय संविधान आपातकाल 352 क्या है, 352 अनुच्छेद में क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। संपूर्ण देश में आपातकाल लग जाता है। कब कब लगता है, जब युद्ध हो जाए, आक्रमण कोई कर दे या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ये 3 स्थितियां होती हैं जब हमारे देश में 352 अनुच्छेद लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान या फिर भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है। तो देखिए पहला 1962 में लगा था जब युद्ध हुआ था हमारा। इसके अलावा 1971 में लगा था। इसके अलावा 1975 में। 3 बार हमारे देश पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा आपातकाल क्या है, राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या होता है, राज्यों में आपातकाल 362 के बाद 356 है। 356 में क्या है, हमारे देश में राष्ट्रपति शासन मतलब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाना, केंद्र के निर्देशों का अनुपालन न करना। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, पंजाब है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वो आपकी सरकार है, अब कांग्रेस से अब आपकी सरकार आ गई, तो आप मान लीजिए केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, संविधान के जो निर्देश है उसको नहीं मान रही है, तो क्या होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति पूछेंगे राज्यपाल से क्या यह स्थिति सही है, ये जो स्टेट की सरकार है क्या यह संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। तो राज्यपाल कहेंगे राष्ट्रपति को, हाँ यह काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति पंजाब में राष्ट्रपति शासन चालू शुरू कर देंगे। इसके बाद वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को ही सभी पावर दे दिए जाएंगे, तो उसको कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन। तो वहां पर जो सरकार है उसको निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसने क्या हुआ, संविधान तंत्र का सफल हो जाए, मतलब किसी तरह से अनुपालन, जो संविधान के जो अनुपालन है वो नहीं करते हैं और उनको विफल करते हैं। उसको संविधान तंत्र को सफल बनाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान अनुच्छेद नंबर 360 को वित्तीय आपातकाल से जोड़ा गया है। वित्तीय संकट से निपटने के लिए इस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है। अभी तक भारत के संविधान में दिए गए 360 का, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक एक भी बार वित्तीय संकट का उपयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, जर्मनी से, ये मैं बता चुका हूं। लेकिन एक नई चीज आई है, वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल लिया गया है यूएसए से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्यों लगाते हैं आपातकाल, जो कि मैं बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं देसी अपने उदाहरण से। देखिए जब कभी देश में ऐसी स्थिति आती है जिससे कि देश के संविधान तंत्र संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में केंद्र सरकार अपने हाथों में सत्ता ले लेती है। इससे देश का ढांचा एकात्मकता की ओर हो जाता है। ध्यान से सुनिए, यहां भारतीय संविधान, सबसे पहले ये जानिए भारतीय संविधान जो है वो संघीय है। संघीय का मतलब है कि
केंद्र अपने काम करता है, राज्य अपने काम करता है, संघी है, एकात्मकता की ओर नहीं है। तो संघी का मतलब होता है कि केंद्र को अपने पावर है, राज्य को अपने पावर है। लेकिन अगर हमें आपातकाल हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सभी शासन, पूरे शासन, पूरा पावर केवल एक व्यक्ति के पास रहे। पता चले हमारा युद्ध चाइना से चल रहा है और यहां पर योगी सरकार या फिर एमपी या फिर किसी भी राज्य की सरकार अपने काम में व्यस्त है, देश को कोई मतलब नहीं है, तो उस समय प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से आपातकालीन को ऐसा बनाया गया है कि ऐसी स्थिति जब पूरे संपूर्ण देश में एक व्यवस्था हो, एक सरकार हो, सभी सरकारों को निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर बात किसकी है? देश की है। पहले देश रहेगा, इसके बाद राज्य रहेंगे, इसके बाद राज्य सरकार रहेगी। इसलिए इतना जान लीजिए कि आपातकाल जब लग जाता है तो सभी सरकारें कैसी हो जाती है? एकात्मकता की। चलिए नेक्स्ट देखिए, त्रिस्तरीय सरकार। देखिए भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता जो किसी भी देश के संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगी, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार ऐसी सरकार जो कि 3 स्तर के चुनाव को करवाती है और 3 स्तर के सरकारें बनाती है। जैसे कि ज्यादातर देशों में 1 स्तर की सरकार है या फिर ज्यादातर देशों में 2 स्तरीय सरकार है। देखिए केंद्र अपनी है, राज्य अपनी है, लेकिन भारतीय संविधान में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव करवाती है। तो देखिए त्रिस्तरीय सरकार का तात्पर्य एक ऐसी सरकार से जो कि केंद्र और राज्य के अलावा अन्य सरकार जो कि स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जहां हम रहते हैं वहां प्रधान होते हैं, है ना, तो प्रधानों, इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। इन सभी चुनावों में हम लोग भाग लेते हैं। तो यही है स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र वाली सरकारें। इसीलिए भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह त्रिस्तरीय सरकार बनाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भारत के नीति निर्देश तत्व या नीति निर्देश सिद्धांत। तो नीति निर्देश सिद्धांत में हमने अनुच्छेद 40 को पढ़ेंगे जब, तो 40 पढ़ेंगे ग्राम पंचायत की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, जो कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी ने भी इसका बहुत अच्छी तरह से समर्थन किया था कि देश में एक निचले स्तर की भी सरकार होनी चाहिए जो कि एक एक व्यक्ति को जोड़े सरकार के एक एक कामों से। तो देखिए मूल संविधान में नीति निर्देश सिद्धांतों में पूर्व में पंचायत व्यवस्था को जोड़ा गया था, पंचायत व्यवस्था को जोड़ा गया था। देखिए आगे देखते हैं 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। उस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जिसमें से ग्राम पंचायतों का प्रावधान था, इसके अलावा 12वीं अनुसूची इसमें से नगर निकायों का प्रावधान हुआ था। इन दोनों प्रावधानों को जोड़ा गया था। तो सीधा सीधा मतलब है त्रिस्तरीय सरकार जो होती है वो ग्रामों में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है और नगरों में नगर निकायों का प्रावधान है, जो कि 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं त्रिस्तरीय सरकार की प्रमुख विशेषता है कि विश्व के किसी भी संविधान में व्याप्त नहीं, मतलब भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है। यह विश्व की किसी भी देश के संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप यहां से कल के दिन चले जाते हैं अमेरिका और वहां घूमते हैं और आपको कोई गांव मिलता है, तो आप अगर वहां कहेंगे प्रधान जी कहां पे हैं, तो वहां आपको प्रधान जी नहीं मिलेंगे। प्रधान जी आपको आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे अपने भारत के सभी राज्यों में मिलेंगे। अगर आप चले जाए यूक्रेन चले जाए, किसी भी देश चले जाए, वहां पर आपको प्रधान जी नहीं मिलेंगे, है ना। वहां पर आपको 2 स्तरीय सरकार है। तो यहाँ पर 3 स्तर की सरकार है जो कि निचले स्तर की सरकार को भी बनाकर देती है। जो कि होता क्या है कि भारत एक विविधता वाला देश है, इस वजह से यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार को बनाया गया है। अशिक्षा यहाँ पर बहुत ऊंचे स्तर की पाई जाती है, मतलब यहाँ पर शिक्षा देना सबसे बड़ा देश का काम हो गया है। अगर हमारे देश में शिक्षा भरपूर रहेगी तो त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सहकारी समिति। देखिए सहकारी समिति को आप जनरली भाषा में समझिए। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं 10,000 रुपए से बिजनेस करना चाहता हूं। हो सकता है कि 10,000 रुपए से मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, लेकिन उसमें सक्सेस होना और ना होना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए क्योंकि कोई बिजनेस होता है तो उसमें रॉ मटेरियल होता है, कोई भी काम करें आप, मार्केटिंग अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है, प्रोडक्टिविटी अलग होती है, सेलिंग अलग होती है, प्रॉफिट लॉस अलग होता है। तो मतलब एक व्यक्ति सभी चीजों को देखेगा तो वो काम करना क्या होता है, कठिन होता है। ऊपर से पैसा क्या है, बहुत कम है, क्योंकि एक व्यक्ति रहेगा 10, 20, 50 लाख रुपए इकट्ठा करेगा,
उसी तरह से अगर हम दूसरी नजरिए से देखें, मान लीजिए मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, 5-6 लोग और मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि मान लीजिए 5-8 व्यक्ति मिलेंगे एक साथ और मिलने के बाद एक ही विचार के रहेंगे, एक ही तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, तो सभी व्यक्तियों को अपना अपना काम बांट दिया जाएगा कि आप रॉ मटेरियल का है आपका काम, आप केवल रॉ मटेरियल लाएंगे, आप प्रोडक्टिविटी करेंगे, आप केवल प्रोडक्ट बनाएंगे, आप मार्केटिंग करेंगे, केवल देखना है कि कहां होर्डिंग लगी, क्या क्या होगा, आपको सेलिंग करना है, आपको जो भी सेलर है, जो भी आपके कस्टमर है, उनके पास आपको पहुंचाना है, आपको प्रॉफिट लॉस देखना है, आपको जीएसटी भरनी है। तो ये सभी काम और पैसे क्या होंगे, जब 10 लोग मिलेंगे तो 10 प्रकार के पैसे आएंगे, तो इसमें प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है सहकारी समितियां, सरकार भी सहकारी समितियों की मदद करती है, पैसे देती है, उनको समय समय पर प्रशिक्षण देती है, ये सरकार का काम है। देखिए सहकारी समिति को समझिए, किसी साझे उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना। मैं वही बता रहा था कि 4-5 व्यक्ति एक साथ मिलकर के एक ही प्रकार के काम करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कहते हैं सहकारी समिति। अब देखिए 2011 में 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में सहकारी समिति को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, सहकारी समिति गठित करना मौलिक अधिकार बना दिया गया। सहकारी समिति का गठन करना एक मौलिक अधिकार है। अब जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह से बताएंगे कि सहकारी समिति को नीति निर्देश सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में सीधे सीधा जोड़ दिया गया है, क्योंकि मौलिक जो सहकारी समिति है यह देश के लिए, यह समाज के लिए बहुत जरूरी है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सहकारी समिति को नीति निर्देश सिद्धांत में, वही बता रहा हूं, नीति निर्देश सिद्धांत और तत्वों में जोड़ दिया गया। 43 ठा में इसको जोड़ दिया गया है, 43 ठा में इसको जोड़ दिया गया है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सहकारी समिति के लिए भाग 9B भी जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 ZH से ZT तक इसको जोड़ा गया, इसका उल्लेख किया गया है। तो सहकारी समितियां भी बहुत जरूरी है, इसको हम एक अलग से चैप्टर है, अभी तो हम केवल विशेषताओं के माध्यम से आपको केवल इसको इसकी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। वैसे तो भारतीय संविधान की इतनी विशेषताएं हैं कि आप पढ़ना शुरू कर दें तो पता चले 5-8 पीरियड केवल इसी के बनेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो चलिए हम लास्ट देखते हैं, इसके बाद हम विशेषताओं को समाप्त करेंगे और अगली क्लास में हम भारतीय संविधान की कुछ नए टॉपिक लाएंगे, जिसको हम अनुच्छेद 1 से लेकर के शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट, प्रभुत्व संपन्न राज्य, इसी को कहते हैं संप्रभुत्व राष्ट्र। देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपका कोई घर है ना, मान लीजिए आपका मकान है, तो आपके मकान में होता क्या है कि सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, है ना, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। पापा का काम, जो बड़े बड़े काम है व्यक्ति से संबंधित, कोई बड़े बड़े डिसीजन है उनसे संबंधित काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं प्लॉट लेना है 10-15-20 लाख का है, तो पापा डिसीजन करेंगे, है ना। घर में किसी की शादी होनी है तो पापा डिसीजन करेंगे, कहाँ किसको जाना है और कहाँ पड़ेगा, है ना, ये किसके डिसीजन है, पापा के हैं, है ना। ऐसे ही मम्मी की डिसीजन क्या है, सब्जी क्या बननी है आज, है ना। ये छोटे छोटे डिसीजन है, उसमें शादी में कौन कौन जाएगा, मतलब ऐसे डिसीजन जो कि मम्मी से संबंधित हो वो मम्मी करेंगी, पापा से संबंधित हो पापा करेंगे, भाई से संबंधित हो, छोटे भाई है तो छोटा भाई करेगा, है ना। तो सबके अपने अपने डिसीजन बने हुए हैं। क्या आपके घर में ऐसा होता है कि आपके पापा ने कोई काम करना है, बाहर का कोई व्यक्ति आ गया, ऐसा नहीं करेंगे आप, कि मान गए कि नहीं करेंगे तो मतलब पापा मानेंगे कि ठीक है हम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आपके घर में आपका खुद का संप्रभुत्व नहीं है, आपका पास खुद का पावर नहीं है, और अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि वहां आप नहीं जाएंगे, आप जाते हैं, इसका मतलब है आप स्वयं के खुद के मजबूत हैं, खुद अपनी बातों को रखते हैं। यही स्थिति हमारे देश में है। पहले हमारा देश क्या था, दूसरे देश का शोषित देश था। कहने का मतलब है दूसरा देश हमारे ऊपर उपनिवेश करता, मतलब इंग्लैंड हमारे देश पर उपनिवेश था, हमारे देश पर शासन करता था। तो हम लोग पूर्णतः उस देश के क्या थे, शोषित व्यक्ति थे या शोषित देश थे, उपनिवेश थे, ठीक है। तो होता क्या था कि हमें अपने देश की डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था। किस देश से हम मिलेंगे, किस देश के साथ हमारे क्या रहेंगे, युद्ध में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह डिसीजन हम नहीं कर पाते थे। यह डिसीजन कौन करता था, ब्रिटेन। लेकिन जब से देश में संविधान हुआ है, जब से हमारे देश में संविधान लागू हो गया है और हम एक संप्रभुत्व राष्ट्र बन गए हैं, तब से हम अपने सभी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए पूर्णतः आजाद हैं। कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं बना सकता है। यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता को सीधे सीधे संविधान में जोड़ रखा है। इसको हम देखते हैं क्या है।
भारतीय संविधान भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने की घोषणा करता है, संप्रभुत्व राष्ट्र बनाने की। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का तात्पर्य भारत पर, ध्यान से सुनिए, भारत पर आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। देखिए, भारत पर आंतरिक मतलब भारत के अंदर और भारत के बाहर किसी भी विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। भारत सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, तो भारत सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। अगर हमें किसी देश से व्यापार करना है, जैसे हमने सभी देशों ने अभी रोक रखा था कि रूस से कोई बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन हमने लगातार अपना बिजनेस जारी रखा। बीच बीच में आता है कि ओपन देशों से कोई नहीं करेगा बिजनेस, लेकिन हमने किया है अरब देशों से। तो हम लोग पूर्णतः अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी देश, अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी देश हम पर अब दबाव नहीं बना सकता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा किए गए सभी प्रकार के गृह एवं विदेशी नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। किसी भी देश को हमारे गृह भारत के अंदर और चाहे विदेशी नीति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का किसी भी देश को अधिकार नहीं है। वो सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम विदेशी देशों की बातों को नहीं सुनेंगे, जो हमें करना है सो करना है। सीधी बात है कि हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र है, हमारा देश पूर्णतः पावरफुल है। हम किसी भी देश के बहकावे में, किसी भी देश के दबाव में अपने डिसीजन को नहीं बदलेंगे। बीच में एक बात आई थी कि हमारा देश एक राष्ट्रमंडल देश है। राष्ट्रमंडल देश का मतलब वह देश जब ब्रिटेन अपना औपनिवेश बनाए हुए था, लगभग 50 से 54 देश है, 54-55 देश है जिन देशों पर ब्रिटेन क्या था, शासन करता था। तो उन सभी देशों, उनको बस्तियां मानता था। जैसे भारत एक बस्ती थी सब, जो है ना, तो इसी प्रकार उनकी कई महत्वपूर्ण बस्तियां थी। तो सभी देशों मिलकर के एक संगठन बनाया था, उसको हम कहते हैं राष्ट्र मंडल। इसके खेल भी होते हैं। तो राष्ट्रमंडल एक संगठन है जो कि खेल और कई प्रकार के काम एक साथ मिलकर के करते हैं। तो उस समय बात ये आई थी कि क्या भारत अपने आप को राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बनाने के बाद क्या वह ब्रिटेन को मानेगा, क्या वह ब्रिटेन के दबाव में रहेगा, क्या ब्रिटेन की भारत में चलेगी, क्या ब्रिटेन कई डिसीजनों पर हस्तक्षेप करेगा भारत का। तो उस समय नेहरू जी ने सीधा साफ कहा था कि हम राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रमंडल होने के नाते ब्रिटेन से किसी भी तरह से दबाव में काम नहीं करेंगे। हम एक, हमारे जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति हैं, वह उसकी जो तुलना है वो ब्रिटेन की रानी या राजा से नहीं की जाएगी। मतलब हमारे देश में अगर ब्रिटेन की रानी या ब्रिटेन का राजा आता है तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति ही माना जाएगा। ब्रिटेन का राजा हो या रानी हो, उसको हम नहीं मानेंगे। तो सीधी बात है, भारत एक ऐसा देश है जो कि पूर्णतः संप्रभुत्व पावरफुल देश है, किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो उस समय बात ये हुई थी कि राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य नहीं बनना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी हम राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम ब्रिटेन से कई चीजों में आगे निकल चुके हैं, कई चीजों में ब्रिटेन से आगे हैं। तो आज हमने भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा है। और दोस्तों इतना याद रखिए, भारतीय संविधान की जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, सभी को आप गहराई से ही पढ़िए। अगर आपने यहां पर एक एक चीज को छोड़ दिया है तो आगे आप बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के द्वारा ही हम आगे चल पाएंगे। जैसे बीच में एक शब्द आएगा तो उस शब्द को आप नहीं पहचान पाएंगे क्या शब्द है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिर उस शब्द को समझने के लिए वो जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको हमने एक शब्द को वहां, जैसे मान लीजिए एक शब्द आया संघीय व्यवस्था, अब आपको संघीय व्यवस्था ही पता ही नहीं है। तो आप पहले संघीय व्यवस्था को गहराई से पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिकली रूप से समझिए, तभी वो एक शब्द में आपको एक पेज नहीं समझना पड़ेगा। यहां पर मैंने एक पेज के माध्यम से समझाया है, वो आपको पेज के जो शब्द समझाया पूरा, वो एक शब्द के रूप में आपका होना चाहिए कि संघीय बोला मतलब दो सरकारें हैं, एक राज्य की अपनी, केंद्र की अपनी, संविधान है जो कि उनको अपना पावर देता है, उनको अपना पावर देता है। इस तरह से आपको संविधान की एक एक विशेषता पढ़नी है। तो दोस्तों बने रहिए, और भारत के संविधान को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इतनी अच्छी तरह से, इतनी गहराई से पढ़ाएंगे कि आपको किसी भी जगह भारतीय संविधान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम भारत के संविधान का जो सोर्स है वो भारत के अंदर सबसे अच्छी जो बुक है लक्ष्मीकांत को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं।
एनसीईआरटी बुक हम पढ़े हुए हैं। तो एनसीईआरटी बुक, लक्ष्मीकांत और भी कुछ महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे पब्लिकेशन हैं जिनके माध्यम से हम चीजों को छोड़ने वाले नहीं है, उन सभी चीजों को लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, बने रहिए, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।